हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की बुक 7th क्लास की हिस्ट्री से चैप्टर 5th को डिस्कस कर रहे थे और हम इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, किन किन शासकों ने उसकी मरम्मत करवाई और कौन कौन से मंदिर थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में और तंजावुर के मंदिर के बारे में पढ़ा था। तो अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, कुछ और मंदिरों का निर्माण किन किन शासकों ने करवाया और फिर उन मंदिरों को किसने नष्ट कर दिया और किस तरह से उन मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की गई। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। और फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें ताकि आपको आने वाले एजुकेशनल वीडियोस के अलर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5th का पार्ट 2, मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। यहाँ से हमें पढ़ना था, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी को पता है, हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि जो मुग़ल शासक थे और जितने भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया था, उन्होंने किले और मकबरों का निर्माण कराया था और वहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, उनके सहयोग से वहाँ के व्यापारियों ने और वहाँ के कुछ और शासकों ने कुएं, सराय, बावड़ी और बाज़ारों का निर्माण कराया था। तो अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि जो राजा थे उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी धन संपदा और अपनी ईश्वर के प्रति निष्ठा को दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया था। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। फ्रेंड्स, हमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, हमें इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए कि किस राजा ने किसको पराजित किया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पांड्यन राजा श्रीमर, राजा का नाम क्या था, श्रीमर श्रीवल्लभ, इन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और उस समय श्रीलंका का राजा कौन था, राजा सेन प्रथम, और उनको पराजित किया था। और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीति, हमें ये याद रखना है धम्मकीति के बारे में कि धम्मकीति कौन है, ये एक बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार भी थे। ये बौद्ध धर्म के व्यक्ति भी थे, बौद्ध धर्म से भी थे, बौद्ध भिक्षु थे और ये एक इतिहासकार भी थे। इन्होंने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। फ्रेंड्स, सीटेट में एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किसी इतिहासकार का लिखा हुआ लेख 2-3 लाइनें उसकी दी हुई थी और फिर ये पूछा गया था कि ये जो लाइनें हैं ये किस इतिहासकार ने लिखी हैं। तो नीचे 4 इतिहासकारों के नाम दिए गए थे और उनमें से सही का सिलेक्शन करना था। तो हमें इसलिए ये याद रखनी है कि किस इतिहासकार ने कौन सी लाइन लिखी है। सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। क्या क्या चीज़ें लेके गया था, सोने की बुद्ध की मूर्ति को लेके गया था और सोने की प्रतिमाओं को, और इस बुद्ध मूर्ति के अलावा और भी जो सोने की प्रतिमाएं थी उनको भी ले गया। और कौन लेके गया, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राजा श्रीमर श्रीवल्लभ लेके गया था। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहली शासक ने सेन द्वितीय ने ये जो थे सिंह शासक जो थे, ये कौन थे, ये सिहली शासक, इन्होंने अपने जो भी इनके यहाँ लूट हुई थी उसका इन्होंने बदला लेने का निर्णय किया था। तो इन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन पूछा जाता है पांड्य की चोल की राजधानी क्या थी, तो पांड्यों की राजधानी हमें याद रखना है मदुरई थी। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए, हमें ये याद रखना है कि किसने निर्माण करवाया था, चोल राजा ने, राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने किसका निर्माण करवाया, शिव मंदिर का।
तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई। अब राजेंद्र प्रथम की नीति क्या थी, उन्होंने जितने भी शासकों को पराजित किया था उन सभी शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को, उत्कृष्ट मतलब बहुत जो शानदार प्रतिमाएं थी, उन सभी प्रतिमाओं से इस शिव मंदिर को भर दिया। मीन्स वहाँ से जो लूट के लाई गई प्रतिमाएं थी उन सभी प्रतिमाओं की स्थापना शिव मंदिर में कर दी। एक अधूरी सूची से प्राप्त निम्नलिखित चीज़ें थी। फ्रेंड्स, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें याद रखना है कि कौन कौन सी चीज मूर्तियाँ थीं जिसे उसने शिव मंदिर में स्थापित किया गया था। पहला था चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका। दूसरा, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो हमें याद रखना है कौन कौन सी है। चालुक्यों से क्या मिली थी, सूर्य पीठिका, गणेश की मूर्ति, नंदी की मूर्ति, भैरव शिव का एक रूप भैरव की मूर्ति और काली की मूर्ति। तो जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने अपने शिव मंदिर में इन सभी मूर्तियों की स्थापना करवा दी थी। आगे बढ़ते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो सुल्तान महमूद थे ये कहाँ के सुल्तान थे, पहले हमें ये याद रखना है, गजनी के सुल्तान थे महमूद, और ये किसके समकालीन थे, ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट, याद रखना है हमें। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके, क्योंकि वो भारतीय नहीं था और वो हिंदू भी नहीं था, वो उसने क्या किया था, जो भारतीय राजाओं के जितने भी मंदिर थे उनको अपवित्र किया था, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया था। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। गजनी के सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, और कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल, सैनिक सफलता का प्रदर्शन, पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सुल्तान महमूद थे उन्होंने भारतीय जो मंदिर था, सोमनाथ का जो मंदिर था, उस पर आक्रमण किया था और वहाँ से जो भी धन मिला था, मूर्तियाँ मिली थी, उन्हें लूटकर वो गजनी देश ले गया था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो भी पराजित शासक होते थे, जो शासक जीत जाते थे, वो पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से पढ़ना है बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। फ्रेंड्स, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चित्रकला थी वो किसके समय में चरम सीमा पर थी, तो हमें याद रखना है जो चित्रकला थी वो जहांगीर के समय में चरम सीमा पर थी। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्थापत्य कला किसके समय में चरम सीमा पर थी, तो वो भी हमें याद रखना है, वो शाहजहां के समय पर अपनी चरम सीमा पर थी। तो ये जितने भी मुग़ल शासक थे ये जो वास्तुकला थी उसमें व्यक्तिगत रूप में से रुचि लेते थे अपनी आत्मकथा में। अब इसमें हमें आत्मकथा के बारे में बताया, किसकी आत्मकथा है, बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो बाग है ये 4 भागों में विभाजित दिखाई दे रहा है। तो इनकी जो निर्माण कला की जो शैली थी, जो तरीका था, वो इसी तरह था कि कृत्रिम नहरों के द्वारा, ये बीच में जो पार्टीशन हमें दिखाई दे रहा है ये क्या था, जो बाग थे उसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है ये नहर हैं और ये कृत्रिम नहरें हैं। ये कृत्रिम नहरें बनाई गई थी और बाग को इस तरह से 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता था। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। और यहाँ हमने पढ़ा था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, तुझके बाबरी।
बाबर की आत्मकथा का नाम था तुझके बावरी। आगे बढ़ते हैं। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 बाग क्यों कहलाए? क्योंकि ये जो बाग थे ये कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित कर दिए जाते थे। इसे 4 बाग कहा गया। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। फ्रेंड्स, ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है कि 4 बाग बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? अकबर के समय से शुरू हुई थी। और किसने लिखा है? ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ कहाँ बनवाए थे 4 बाग? कश्मीर में, आगरा और दिल्ली में। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार भी हुए। नवाचार का मतलब है कुछ नए आचार विचार भी शुरू किए गए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। फ्रेंड्स, जब हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो मुगल थे वो मंगोल और तैमूर दोनों के वंशज थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं किया था। तो और तैमूर के वंशज थे, तो उसमें जो है उन्होंने तैमूर के मकबरों से ये अपनी वास्तुशिल्पियों के बारे में जानकारी ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों या हस्त बेहस्त की परंपरा में हुआ था। यह हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हस्त बेहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा होता था। ये जो 8 स्वर्ग या हस्त बेहस्त की परंपरा से जो निर्माण किया गया था, देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मेहराब द्वार प्रवेश द्वार था, इसे क्या कहते थे? पिस्तक कहा जाता था। और इसमें ये मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप था। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बेहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें 8 स्वर्ग का मतलब क्या हो गया कि एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने हुए थे। यहाँ हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है। जो अभी हमने देखा था पिक्चर में कि किस तरह से 4 बाग में जो कृत्रिम नहरें बनाई गई थी, उनसे किस तरह से बाग को 4 भागों में बांटा गया था। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। ये छज्जे का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। अभी हमने पढ़ा था कि एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो स्थापत्य कला थी वो किसके समय में चरम सीमा पर थी, तो हमें याद रखना है कि वो शाहजहां के समय में चरम सीमा पर थी। और क्यों थी? क्योंकि उनके शासनकाल में अनवरत मीन्स बिना रुके हुए निर्माण कार्य लगातार चलते रहे थे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। इनके समय में जो ये जो दीवाने खास थे और दीवाने आम थे, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? या तो सार्वजनिक या व्यक्तिगत सभा हेतु इनमें बैठकर सभा की जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतुन, यह हमें याद रखना है, चेहल सुतुन क्या है, अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाए थे। ये जो भवन बनाए गए थे ये किस पर बनाए गए थे? ये 40 खम्भों पर बनाए गए थे और 40 खम्भे उसमें लगे हुए होते थे। इसको क्या कहा जाता था? चेहल सुतुन कहा जाता था। और ये कहाँ बने हुए होते थे? आंगन में बने हुए होते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को कहा
जाता था। किबला किसे कहा जाता है? जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनके जो सामने की दिशा होती है उसे किबला कहा जाता है। जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। ये जो उस दिशा में किबला की दिशा में बैठना, और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले, फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया था। किस बात पर बल दिया था? न्याय पर और शाही दरबार पर। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। फ्रेंड्स हम यहाँ पितरादूरा के बारे में पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने, उसको क्या कहा जाता था? पितरादूरा कहा जाता था। यहाँ हमने पढ़ा था कि सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, और वो क्या था? जो उत्कीर्ण संगमरमर था, मतलब संगमरमर का पत्थर जो था, जो कुछ उस पर उत्कीर्ण किया जाता था, या बलुआ पत्थर पर, जो बलुआ कलर का पत्थर था, उस पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने होते थे, और उन्हीं नमूनों को क्या कहा जाता? पितरादूरा कहा जाता था। फ्रेंड्स यहाँ हमने अभी पढ़ा था कि पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, और ये माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। हमें याद रखना है कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। नदी तट बाग कहते हैं। वो क्या था? नदी के तट के किनारे जो बाग होते थे उन्हें नदी तट बाग कहा जाता है। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। जो निवास स्थान था, मीन्स रहने के जो घर बने होते थे, स्थान थे, वो कहाँ होते थे? 4 बाग के बीच में नहीं होते थे, बल्कि नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, और इसे क्या कहा जाता था? नदी तट बाग कहा जाता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल फ्रेंड्स आपने देखा होगा, यमुना नदी के किनारे है, तो वो भी नदी तट बाग में ही आ गया कि नदी के किनारे ही बाग बना हुआ है और उसी के पास ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई गई है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया, और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। ये कहाँ का है? दिल्ली का। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी, फ्रेंड्स यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, ये ताजमहल का चित्र है और इसके पीछे की तरफ यमुना नदी बह रही है, और ये ताजमहल है। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी 4 बाग तकनीकी को अपनाया गया है, और ये नदी तट बाग के अधीन ही बनाया है। ये नदी बह रही है, नदी के किनारे ही बाग हैं और वहीं पर ये मकबरा बनाया गया है। यहाँ हम पढ़ते हैं, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य।
ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। हम यहाँ देखते हैं। और चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद, हम पहले ये पिक्चर देखते हैं। इसमें यमुना नदी स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है और यमुना नदी के किनारे से ये बाग दिखाए गए हैं और इसके दोनों तरफ, दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल है। यमुना नदी आपको दिख रही होगी और नदी के दोनों तरफ ही बाग दिखाई दे रहे हैं। इसमें ताजमहल का चित्र भी दिखाई दे रहा है कि वो भी यमुना नदी के किनारे पर है। और दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। हम यहाँ पर देखते हैं, ये यमुना नदी दिखाई दे रही है। शाहजहानाबाद का एक नक्शा, इसमें हमें देखना है कि बादशाह का निवास कहाँ है। फ्रेंड्स, ये सीटेट के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। इससे हम और आगे चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो भाग, ये जो दिखाई दे रहा है चित्र में, ये गोविंद देव का मंदिर है और उसका अंदर का भाग है। जो जहाँ मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर की छत का दृश्य है ये। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 4 से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था और वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ये वृंदावन का मंदिर है, लेकिन इस का प्रयोग फतेहपुर सीकरी में भी इस शैली का प्रयोग किया गया और इस शैली को क्या नाम दिया गया? उत्तर पूर्वी ईरान की शैली, जो कहाँ से आई है? खुरासान से आई है। फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने मुगलों छत का निर्माण करवाया। मुगलों ने यह बंगला गुंबद, सॉरी ये नहीं है, एक लाइन रह गई इसमें, हाँ ये है, इसे देखते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया और मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें याद रखना है कि अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की जो वास्तुकला थी उस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो यह शैली अपनाई। यहाँ हम चित्रों में देख सकते हैं कि किस तरह से फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, स्तंभ कहा जाता है इन खंभों को, जिन खंभों पर ये बनी हुई है इमारत, यह गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। आसमान छूते चर्च। आसमान छूते चर्च ये कहाँ से लिए गए थे? 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। और किस तरह के चर्च बनाए गए? ऊंचे, अधिक ऊंचे। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी अधिक है, तो ये क्या है? अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण, मीन्स बहुत मोटी मोटी दीवारें नहीं बनाई गई थी इनकी, हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए थे। और वास्तुकला की यह शैली किस नाम से जानी जाती है? गॉथिक नाम से जानी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस शैली को क्या कहा गया? गॉथिक शैली कहा गया। और गॉथिक शैली में क्या निर्माण किया गया? चर्चों का निर्माण किया गया जो कि अधिक ऊंचे और हल्के होते थे। और इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब। यहाँ हम देख सकते हैं ये कितना नुकीला और ऊंचा मेहराब इसमें दिखाई दे रहा है। रंगीन कांच का
प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है और उड़ते हुए पुस्ते। तो हमें याद रखना है इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है। सबसे पहली बात तो इसमें ऊंचे मेहराब बनाए गए हैं। दूसरा, कांच का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसमें बाइबल से दृश्यों का जो भी दृश्य है उनका इसमें चित्रण किया गया है और उड़ते हुए पुस्तों को दिखाया गया है। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। फ्रेंड्स, ये सीटेट में पूछा गया था कि जो चर्च थे उसमें बाद में कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया था। तो हमें ये याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सीटेट में ऑलरेडी पूछा आ चुका है क्वेश्चन कि क्या चीज़ जोड़ी गई थी उसमें। तो ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े, ये हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 5th चैप्टर से जो भी सीटेट के पर्पज से इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो हमारा हो गया और अब हम नेक्स्ट चैप्टर 6 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को जो भी डिस्कशन किया जाता है वो समझ में आ रहा होगा और जैसा भी अगर समझ आ रहा है, आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।